आइए चलते हैं गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट में और करते हैं अपने एक नए सफर की शुरुआत। वहाँ के किसानों की जिंदगी भी हमारी बाकी इंडियन किसानों की तरह मजबूरी में ही गुजर रही थी। कायरा डिस्ट्रिक्ट के फार्मरों को मिडलमैन और कॉन्ट्रैक्टर्स इनके द्वारा बहुत मजबूर किया जाता था। ये किसानों से सस्ते दामों पर दूध खरीद करके उन्हें दुगने दामों पर बेचते थे। लेकिन उस समय किसान अनपढ़ जरूर थे, लेकिन वो ये तो समझते थे कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। उस समय किसानों की इनकम सिर्फ और सिर्फ उनकी फसलों पर डिपेंड किया करती थी। अगर कभी उनकी फसल खराब हो जाती थी तो उनकी रोजी रोटी भी मुश्किल हो जाया करती थी। उन्हें भुखमरी का सामना तक करना पड़ जाता था। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि दुख सहने के बाद एक अच्छा दिन जरूर आता है, और वो अच्छा दिन किसानों की जिंदगी में भी आया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी फैमिली की और अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को कभी फुलफिल भी कर पाएंगे, लेकिन ये सभी पॉसिबल हो जाता है। आइए जानते हैं किसान अपनी जिंदगी कैसे बदलते हैं। इसके लिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहें। उस समय मार्केट में एक डेयरी प्रोडक्ट आ जाता है जिस ब्रांड का नाम था पॉल्सन। पॉल्सन एक ऐसा ब्रांड था जो अपनी कॉफी के लिए काफी मशहूर था। पॉल्सन की कॉफी एक फ्रेंच रेसिपी के ऊपर डिपेंड थी और उसे पीने के बाद ऐसा लगता था कि हम फ्रेंच कॉफी पी रहे हैं। कुछ समय बाद पॉल्सन अपने बटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काफी जाना जाने लगा। पॉल्सन का बटर लगभग पूरे भारत में, अमेरिका में और काफी देशों में बिके जाने लगा। पॉल्सन ब्रांड को पेस्टोंजी अडल्जी इनके द्वारा इंडिया में स्टार्ट किया जाता है और पेस्टोंजी को एक ब्रिटिश ट्विस्ट देने के बाद इनकी ब्रांड को पॉल्सन के नाम से बुलाया जाने लगा। वर्ल्ड वार 1 के बाद पॉल्सन अपने बटर और अपनी कॉफी को हमारे इंडिया में और अमेरिकन मिलिट्री के लिए सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। उस समय पॉल्सन ही एक ऐसी कंपनी थी जो मिलिट्री की और हमारे इंडियन की डिमांड्स को फुलफिल कर पा रही थी। पॉल्सन की कंपनी आने से पहले सभी लोग ऑलमोस्ट मिल्कमैन से और कॉन्ट्रैक्टर से ही बटर और मिल्क खरीदा करते थे, जो कि उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होता था। तो इसी वजह से वो पॉल्सन का बटर हाईली रिकमेंड करते थे। पॉल्सन के ब्रांड के आने के बाद भी हमारे फार्मरों की सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आता है। वो अभी तक अपनी मजबूरी की ही जिंदगी जी रहे थे। फार्मर की सिचुएशनों को 1995 में नोटिस किया जाता है जब बॉम्बे की गवर्नमेंट एक बॉम्बे मिल्क स्कीम को स्टार्ट करती है। तो बॉम्बे मिल्क स्कीम पॉल्सन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है जिसमें मिल्क की ट्रांसपोर्टेशन आनंद से गुजरात लगभग 427 किलोमीटर पॉल्सन लिमिटेड को रेगुलर बेसिस पर करनी थी। इतने लंबे ट्रांसपोर्टेशन में मिल्क का पॉस्चराइज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। पॉस्चराइज का मतलब होता है कि जब हम मिल्क को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे बॉईल करते हैं ताकि उसमें जो भी माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर सके और हमारा दूध खराब ना हो सके। उस समय सिर्फ पॉल्सन ही एक ऐसी कंपनी थी जिसका मिल्क पॉस्चराइज था। तो इसीलिए बॉम्बे की गवर्नमेंट बॉम्बे मिल्क स्कीम में पॉल्सन को ही रिकमेंड करती है। इस अरेंजमेंट में बाकी सब खुश होते हैं, लेकिन हमारे फार्मर सेटिस्फाई नहीं थे। वो अभी भी उन मिल्कमैन के चंगुल में ही फंसे हुए थे। तभी कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम था त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल किसानों की समस्या को समझ जाते हैं और वो इस समस्या को हल करने के लिए सरदार पटेल से मिलते हैं। सरदार पटेल उन्हें एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की एडवाइस देते हैं। वो बोलते हैं कि मिल्क को बेचने के लिए तुम सबको मिलकर एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना होगा और जिसका एक खुद का पॉस्चराइजर प्लांट भी होना चाहिए। लेकिन अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए उनको बॉम्बे मिल्क स्कीम से परमिशन लेना काफी जरूरी था। बिना उसके परमिशन के वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फाउंड नहीं कर सकते थे। सरदार पटेल सभी किसानों को बोलते हैं कि अगर बॉम्बे मिल्क स्कीम उन्हें परमिशन नहीं देती है तो उन्हें अपने दूध को बेचने के लिए मना कर देना है। हाँ, इसका कुछ लॉस उन्हें जरूर उठाना पड़ेगा, लेकिन वो लॉस एक शॉर्ट टाइम लॉस होगा। तो किसान सरदार पटेल की बात को समझ जाते हैं। कायरा डिस्ट्रिक्ट में मिल्क ऑपरेशन और मिल्क स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए सरदार पटेल अपने ट्रस्टेड डेप्यूटी
मिस्टर मनोहर जी भाई देसाई को वहां पर भेजते हैं। मनोहर जी भाई एक मीटिंग वहां पर रखते हैं जिसमें वो ये बात क्लियर कर देते हैं कि मिल्क कॉर्पोरेशन में कोई भी किसी भी गांव का किसान अगर चाहे तो इसमें भाग ले सकता है। सरदार पटेल का मेन मोटिव ही यही था कि यहाँ पर किसी भी किसान को उसके धर्म के नाम पर और उसकी कास्ट के नाम पर नहीं बांटा जाएगा, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और यहाँ पर अगर कोई भी किसान चाहे तो वो इस कॉर्पोरेशन में भाग ले सकता है और सहायक बन सकता है। सभी किसान एकजुट हो जाते हैं, पर तभी गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे का एक लेटर आता है जिसमें वो इस यूनियन से मिल्क को खरीदने के लिए मना कर देती है। तभी किसानों को गुस्सा आ जाता है और वो सभी मिलकर एक मिल्क स्ट्राइक पर चले जाते हैं। लगभग 15 दिन हो जाते हैं पर मिल्क की एक बूंद भी आनंद से बॉम्बे तक नहीं पहुंचती है, पॉल्सन के ब्रांड तक। तो इससे गवर्नमेंट को काफी नुकसान होता है और मिलिट्री तक भी कोई दूध या फिर बटर नहीं पहुंच पाता है। 15 दिन बाद मिल्क कमिश्नर और उनका एक डेप्यूटी कायरा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और वहां की सिचुएशन को देखकर फार्मर की हर एक डिमांड को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल की। 14 दिसंबर 1946 में अमूल को रजिस्टर कराया जाता है और ठीक 2 साल बाद यानी जून 1948 में इस यूनियन का एक खुद का पॉस्चराइजिंग प्लांट भी स्टार्ट हो जाता है जो बॉम्बे मिल्क स्कीम की हेल्प के लिए शुरू किया जाता है ताकि हम मिल्क की ट्रांसपोर्टेशन इजीली आनंद से बॉम्बे तक कराई जा सके। 1948 के खत्म होते ही अमूल को लगभग 432 फार्मर ज्वाइन कर लेते हैं और इसके मिल्क की क्वांटिटी भी 250 लीटर से बढ़कर 5000 लीटर पर डे हो जाती है। लेकिन बिगिनिंग में अमूल की ग्रोथ नहीं हो पाती है क्योंकि सभी लोगों को पॉल्सन के बटर की आदत पड़ चुकी थी, वो उससे यूज्ड टू हो चुके थे। एक और कारण था कि पॉल्सन के बटर में एक येलोइश कलर और एक सॉल्टी टेस्ट बटर में आता था जो लोगों को बहुत पसंद आता था, जबकि अमूल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अमूल के बटर का कलर भी वाइट था और कोई सॉल्टी टेस्ट नहीं था। तो इसी को देखते हुए अमूल भी अपने बटर को थोड़ा येलोइश कलर और सॉल्टी टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। अमूल का बटर एक फ्रेश क्रीम से मिलकर बना था, जबकि पॉल्सन के बटर में कोई फ्रेश क्रीम नहीं होती थी। तो एक इसी कारण भी लोगों को अमूल पसंद आने लग जाता है और इसकी डिमांड हर दिन बढ़ना शुरू हो जाती है और लोग पॉल्सन के बजाय अमूल को ज्यादा प्रेफर करने लग जाते हैं। वर्गीस कुरियन और एच.एम. डलाया इस कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें बहुत एफर्ट्स करते हैं और साल 1970 में इस कॉर्पोरेशन को व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा। आज के समय में अमूल के काफी प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जैसे पनीर, कर्ड, चॉकलेट, आइसक्रीम और अमूल के इन प्रोडक्ट्स को आज 50 से भी ज्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया जाता है जैसे एशिया, गल्फ, यूएसए एंड अदर अफ्रीकन कंटिनेंट्स। 36 लाख से भी ज्यादा किसानों का घर आज अमूल की वजह से चल रहा है। अमूल के आने से हमारे सभी फार्मरों की जिंदगी चेंज हो जाती है और उन्हें एक हैप्पी लाइफ मिल जाती है और अमूल ने हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी काफी सहयोग दिया है।